हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी न्यूलैंड ऑक्टिव लॉ तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज मैं लेके चलूँगा नेक्स्ट हेडिंग जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? है हेडिंग नंबर 4। क्या था बेटा? ये लोथर मेयर वॉल्यूम कर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए जेईई मेंस का कुछ क्लियर नहीं रहता, वो कभी भी किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको नाम दिया है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आप नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक में है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लोथर मेयर वॉल्यूम कर्व। ठीक है, लोथर मेयर वॉल्यूम कर्व। ये हेडिंग नंबर 4 है बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। ठीक है, लोथर मेयर वॉल्यूम कर्व क्या बोलता है बेटा? इसमें लोथर मेयर ने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच कर्व बनाया। ठीक है, कर्व बनाया और बताया कि जो एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे होंगे उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कर्व बनाया, क्या? एटॉमिक वेट, ठीक है, किसके किसके बीच? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम वर्से किसके बीच? एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट किसके किसके बीच ग्राफ बनाया बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। और उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पर होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? लगभग सेम होगी। तो चलिए, ठीक है बेटा, चलिए। तो क्या बनाया बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ बनाया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग ग्राफ बनाना तो जानते ही हैं, मैथमेटिक्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इधर क्या लिखा बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और इधर क्या लिखा बेटा? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसमें बेटा? एएमयू में, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया बेटा। चलिए, ये हो गया कर्व। चलिए बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ क्या था बेटा? इस पोजीशन पे टिप पे लिथियम, इस टिप पे क्या था? लिथियम सोडियम। इस टिप पे क्या हो गया बेटा? पोटेशियम। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? रुबिडियम। क्या था? रुबिडियम। यहाँ असेंडिंग पे बेटा क्या था? फ्लोरीन। यहाँ क्या हो गया बेटा? क्लोरीन। यहाँ क्या हो गया? ब्रोमीन। ठीक है, और डिसेंडिंग पोजीशन पे सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। साइज कम होता है बेटा, लेकिन मास क्या होता है? ज़्यादा। साइज सोडियम से कम, लेकिन मास क्या होता है? सोडियम से ज़्यादा। तो ये आगे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रांसियम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा? इस पोजीशन पे क्या होगा? कार्बन। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम। यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन। यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। फिर यहाँ क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर उसके बाद क्या होगा? फेरस, कोबाल्ट, फेरस
मतलब आयरन कापर कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट और कापर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, कापर, ये सब। फिर इसके बाद क्या है बेटा, चलिए इतना हो गया ना, इतना बहुत है, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछता है कि डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या होता है और असेंडिंग पोजीशन पे क्या होता है और टिप पे क्या होता है और ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का पोजीशन कहाँ होता है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है बेटा। तो अगर पूछेगा कि टिप पे क्या होता है, तो टिप पे पीरियड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होता है बेटा, एल्कली मेटल का। तो एल्कली मेटल क्या होगा, सबसे ऊपर होगा बेटा, ठीक है। और एल्कली मेटल के बाद क्या आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसका साइज क्या होगा, जब भी होगा एल्कली मेटल से कम ही होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो क्या होगा, डिसेंडिंग पोजीशन पे होगा। ये असेंडिंग पोजीशन, ये डिसेंडिंग पोजीशन, ओके। और उसके बाद पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल का पोजीशन कहाँ पे होता है, तो ट्रांजिशन मेटल का पोजीशन कहाँ है बेटा, ये जो कर्व वाला पार्ट है, यहाँ जो कर्व वाला पार्ट है यहाँ पे होता है बेटा, ठीक है। मास तो ज़्यादा होता है लेकिन साइज क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है बेटा, नीचे जाने पे ट्रांजिशन मेटल में आप लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज जब पढ़ाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैं आयरन से ज़्यादा आगे चलते हैं साइज बढ़ना रुक जाता है और साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट सीरीज डी सीरीज से सेकेंड डी सीरीज में जाने के बाद साइज बढ़ता है, लेकिन फर्दर आगे जाने पर साइज कांस्टेंट हो जाता है या घटता है, बढ़ता नहीं है, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। तो ये है बेटा, बस इतना आप लोग को याद रखना है कि टिप पे क्या है, एल्कली मेटल, डिसेंडिंग पोजीशन पे एल्कलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजेंस, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, इस कर्व वाले पार्ट पे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ये है, इसका ग्राफ देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या है, ऑल द एलिमेंट एट सिमिलर पोजीशन, ऑल द एलिमेंट एट सिमिलर पोजीशन all the element at similar position of curve, similar position of curve have same property। ये स्टेटमेंट है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि ऑल द एलिमेंट एट द सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। जैसे ये क्या है, सेम पोजीशन है ना बेटा, सिमिलर पोजीशन मतलब पिक पे है, तो इनका प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी ये किस ग्रुप में आते हैं, एल्कली मेटल में, तो इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ये सब क्या इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 1। और देखिए ये देखिए डिसेंडिंग पोजीशन पे बेरिलियम है ना, बेरिलियम है बेटा, यहाँ पे बेरिलियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा डिसेंडिंग पोजीशन पे, तो इनका भी प्रॉपर्टी सेम। असेंडिंग पोजीशन में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका भी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का। तो ये है बेटा ऑल द एलिमेंट एट सिमिलर पोजीशन हैव सेम प्रॉपर्टी। ये हो गया बेटा। चलिए अब इसका भी कुछ डिमेरिट है बेटा, ये इतना ज़्यादा एलिमेंट है, अभी ये तो मैं थोड़ा सा आप लोग को याद करने के लिए लिखाया हूँ जितना ज़रूरत है, नहीं तो सब एलिमेंट को अगर कर्व पे दिखाया जाए तो प्रॉपर्टी किसी का प्लेस हमें याद रहेगा, ठीक है, याद नहीं रहेगा। तो इसका डिमेरिट है बेटा, एक क्या डिमेरिट है बेटा कि इसको याद करना आसान नहीं है, इतने पोजीशन कैसे याद होंगे, ठीक है, तो ये डिमेरिट है, ठीक। कि डिमेरिट क्या है बेटा, इट लैक्ड द प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मतलब प्रैक्टिकल का उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं किए इन्होंने, और एक हार्ड ग्राफ देके उन्होंने समझाना चाहा
क्लासिफाई करना चाहा, ये इनका मेन रीजन था। इट लैक्ड द प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड डिफिकल्ट टू इट लैक्ड द practical utility and difficult to remember the position of element, position of element, ये हो गया बेटा। इट लैक्ड द प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं किया उन्होंने, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं किया और एलिमेंट को अरेंज कर दिया सिंपली कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ये ग्राफ है और ये आप याद कर लीजिए और कुछ नहीं बस। तो थोड़ा सा यूज है, ठीक है, उसी का यूज करके आगे और कुछ होगा, डेवलपमेंट होगा और आगे आने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तो वहाँ भी एक ग्राफ होता है, ठीक है, एक्स रे और उसके बीच एटॉमिक वॉल्यूम के बीच स्ट्रेट लाइन मिलता है ऐसा वैसा। तो यहाँ से कुछ आइडिया साइंटिस्ट को मिला लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, ठीक है, ये है डिमेरिट लूथर मेयर कर्व का। चलिए देख लीजिए, मिटा देते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारा काम का चीज़ शुरू होगा जहाँ से हमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मेनली पीरियोडिक टेबल, और ये बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। चलिए क्या है बेटा, हेडिंग नंबर 4 क्या है, हेडिंग नंबर 5 चलेगा, हेडिंग नंबर 5 क्या है बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सिंपल है बेटा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है लेकिन सिंपल है। इसका स्टेटमेंट है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये हो गया बेटा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल property of an element or periodic function of an element or periodic function of their atomic मास, their atomic मास। ये है बेटा, ये मेन स्टेटमेंट है इसका। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 2 नंबर का, तो आप लोग क्या लिखेंगे,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। मतलब इसमें एलिमेंट को किसके आधार पर अरेंज किया गया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे अरेंज किया। और देखिए एक स्टेटमेंट नोट लिख लीजिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल, क्या बेटा, द फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल किसे ना बोला जाता है, द फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल के नाम से कौन जाना जाता है, मेंडलीव। कौन, दिमेत्री मेंडलीव, पूरा नाम है दिमेत्री मेंडलीव, ठीक है, दिमेत्री मेंडलीव। याद कर लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट नंबर 1 हो गया ये। नोट नंबर 2 बेटा, नोट नंबर 2, कार्बन इज नोन एज किंग ऑफ एलिमेंट, कार्बन इज नोन एज किंग ऑफ एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल। ठीक है, कार्बन इज नोन एज किंग ऑफ एलिमेंट एंड फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए ये हो गया स्टेटमेंट। अब इसके प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रॉफिट्स क्या है इसको पढ़ने के। ठीक है, मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल से हमें क्या क्या हेल्प मिला वो हम पढ़ेंगे। मतलब मेरिट्स ऑफ पीरियाडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, इतना हो गया बेटा। चलिए मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अभी आप लोग डेमेरिट पढ़ रहे थे ना, अब मेरिट्स भी पढ़ेंगे। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। ये हो गया बेटा मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा, इससे स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इजी हो गया। क्यों बेटा, क्लासिफाई करने से क्या हो गया कि जो एक ग्रुप में थे उनका प्रॉपर्टी सिमिलर था। ठीक है, उससे उनके वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब पता चलने लगा। तो पहला रीजन क्या है, स्टडी ऑफ एलिमेंट, स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड became easy, स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड became easy। क्यों इजी हो गया बेटा, क्योंकि सिस्टमेटिक वे से अरेंज हो गया। तो उनको स्टडी करना, एक ग्रुप को, एक एलिमेंट को स्टडी कर लीजिए, उसके बाद फर्दर उसके जितने भी एलिमेंट थे सबके प्रॉपर्टी पता चल जाते हैं। या उसके एक कंपाउंड को याद कर लीजिए, उसके बाद सब उसके जितने कंपाउंड बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नियरली उसके सेम होगी। तो ये फायदा हुआ बेटा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा, हेल्प अस इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, हेल्प अस in discovery of new element, help us in discovery of न्यू एलिमेंट। कैसे डिस्कवरी में न्यू एलिमेंट के हेल्प किया बेटा, इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज कर रहे थे तो कुछ ऐसे गैप्स आए जहां पे एलिमेंट उस समय सर्च नहीं हुए थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया
और उनका नाम क्या रख दिया गया, जो उसके ब्लैंक स्पेस था उसके ऊपर जो एलिमेंट पाए जाते थे ना, तो उसके आधार पे इका लगा के, इका, जैसे बोरान के नीचे ब्लैंक स्पेस छोड़ा ना, इसका नाम क्या लिख दिया, इका बोरान। और इका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे ब्लैंक स्पेस छोड़ा तो इका एल्युमिनियम। अदर फ्यूचर के साइंटिस्ट थे, जो आने वाले साइंटिस्ट थे, उनको इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता था और इनका एटॉमिक मास नियरली किसके बीच लाई करेगा वो भी पता था, जिससे उनको रिसर्च करने में, सर्च करने में इसके लिए आसानी हो गई। और जब बाद में पता चला तो क्या हुआ, इका बोरान का नाम क्या आया, स्कैंडियम, और इसका नाम क्या सर्च हुआ, स्कैंडियम। ठीक है, बाद में सर्च करने के बाद पता चला कि हाँ क्या रहेगा, स्कैंडियम। और इसका नाम क्या हुआ, गैलियम, गैलियम। ठीक है, और ये सर्च करने के बाद पता चला कि ये क्या है, जर्मेनियम। ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो ये प्रॉफिट थे बेटा, हेल्प अस इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ठीक है, ये तो था यहाँ तक। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बेटा, क्या था, पॉइंट नंबर 3, हेल्प अस करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ, ये इसमें भी हेल्प किया बेटा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। डाउटफुल एटॉमिक मास, जैसे इसमें कैसे हेल्प किया बेटा, जैसे बिगनिंग में क्या था, हमारे पास गोल्ड और प्लैटिनम दो एलिमेंट थे, गोल्ड और प्लैटिनम, और इसका एटॉमिक मास कितना ना पता चला बेटा, 196.2, और इसका कितना पता, 196.7। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो गोल्ड क्या आता है, प्लेटिनम के बाद आता है, लेकिन इसमें क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आधार पे अरेंज कर रहे थे, तो इसका एटॉमिक मास कम है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा, तो पहले कौन आना चाहिए, ये, उसके बाद ये आना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ एरर है, एटॉमिक मास में इसके गोल्ड के एरर है, और इन्होंने कैसे दिया प्लेस, प्लेटिनम को पहले प्लेस दिया और गोल्ड को बाद में, जो कि फर्दर बाद में पता चला कि इसके एटॉमिक मास में सही में एरर था, और इसका एटॉमिक मास आया 197 और इसका एटॉमिक मास था 196.7। ठीक है, तो बाद में करेक्शन हुआ जब एटॉमिक मास के आधार पे, एटॉमिक मास में, तो पता चला कि हाँ मेंडलीव साहब ने सही बोला था कि गोल्ड जो है प्लेटिनम के बाद ही रहेगा। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 3, मतलब इन्होंने एटॉमिक मास में भी करेक्शन किया। अब पॉइंट नंबर 4 बेटा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या बेटा, पॉइंट नंबर 4 है करेक्शन इन वैलेंसी। ठीक है, करेक्शन इन द वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट, पॉइंट नंबर 4, करेक्शन इन द वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट। ठीक है, जैसे क्या था बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बिगिनिंग में बेरिलियम को क्या बोला गया, ये क्या है, ट्राईवैलेंट, क्या है, ट्राईवैलेंट, लेकिन लेटर ये डिस्कस देखा गया, रिसर्च किया गया, तो पाया गया कि ये बेरिलियम बाई ट्राईवैलेंट न होके क्या होता है, बेरिलियम क्या होता है, डाईवैलेंट, क्या होता है, डाईवैलेंट। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि ये डाईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट नहीं। तो ये भी क्या हुआ, करेक्शन हो गया कि इस वैलेंसी भी इससे करेक्ट हो गया। तो ये होता है बेटा कि बेरिलियम क्या होता है, ट्राईवैलेंट ना होके डाईवैलेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, करेक्शन इन पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, करेक्शन इन
पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, ठीक है, करेक्शन इन पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास क्या था, उस समय एक्यूरेटली सही ज्ञात नहीं था, तो फर्दर जो बाद में एटॉमिक मास जब एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया उसके बाद उनको करेक्ट उनके पोजीशन पे रख दिया गया। ये था पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6 बेटा, कि नोबल गैस उस समय सर्च नहीं हुआ था, ठीक है ना, नोबल गैस सर्च नहीं हुआ था, तो बहुत बाद में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद में नोबल गैस सर्च हुआ, तो नोबल गैस के लिए एक अलग से प्लेस दिया गया बेटा, ठीक है। नोबल गैस वेयर डिस्कवर्ड मच later around 1900 and they were unreactive. Noble gas were discovered much later over 1900, ठीक है, तो उनके लिए अलग सी प्लेस दिया गया, ठीक है। नोबल गैस किसके, ठीक है, नोबल गैस को अलग से प्लेस दिया गया और वो किसके नाम से जाना गया, जीरो ग्रुप, ठीक है। ये था मेरिट, ठीक है। अब मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होंगे खूब, जैसे उधर पॉइंट कम थे, मतलब मेरिट्स कम थे तो डिमेरिट भी कम थे, इधर मेरिट ज़्यादा है 6 पॉइंट तो डिमेरिट भी ज़्यादा होगा बेटा। चलिए डिमेरिट अब हम लोग देखते हैं, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलिए ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डिमेरिट क्या था बेटा, पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड, डिमेरिट नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वेयर वाज नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स नहीं था बेटा, क्योंकि ये सिमिलरिटी किसके साथ रखता था, सिमिलरिटी दो ग्रुप के साथ सिमिलरिटी रखता था बेटा, किसके किसके साथ, फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप, फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन थे बेटा, एल्कली मेटल, और सेवंथ ग्रुप में कौन थे बेटा, सेवंथ ग्रुप कौन थे, हैलोजेंस। तो ये दोनों के साथ सिमिलरिटी रखता था, एल्कली मेटल और हैलोजन। कैसे एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी रखता था बेटा, जैसे एल्कली मेटल में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब है, और लिथियम ये सब क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे लिथियम अगर सोडियम है, मान लीजिए सोडियम है, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है बेटा, NaCl ऐसे बनाता है बेटा। वैसे ही हाइड्रोजन क्या बनाता है, HCl बनाता है। देखिए सिमिलर प्रॉपर्टी है, ये भी क्या बनाता है, KCl। यहाँ देखिए हाइड्रोजन HCl है, अगर HF बनाता है ये NaF बनाता है, तो ये HF बनाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसका NS1 आता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसके बाह्य शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से सिमिलरिटी हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के, एल्कली मेटल के साथ। और ऑक्साइड का देखिए तो Na2O बनाता है, और हाइड्रोजन भी क्या बनाता है, H2O बनाता है। देखिए
ये Na2 और ये H2O, तो मतलब ढेर सारी सिमिलरिटी है ऐसे। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ सिमिलरिटी कैसे रखता है बेटा। हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करता है। जैसे Cl है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा Cl माइनस, वैसे ही हाइड्रोजन है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा H माइनस, मतलब एक क्लोराइड बनाता है तो ये क्या बनाता है हाइड्राइड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करता है जिस प्रकार से हाइड्रोजन करता है। तो ये दोनों सिमिलर होने के कारण ये क्या हुआ, इसका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ और इसको दोनों ग्रुप में रखा गया। अब देखिए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। चलिए पॉइंट नंबर 2, पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स चलिए आइसोटोप्स क्या होता है बेटा, पहले ये क्लियर होना चाहिए। आइसोटोप्स उसे बोलते हैं बेटा ऐसे एलिमेंट को, द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ठीक है। द एलिमेंट which have same atomic mass, the element which have same atomic number but different atomic mass is known as isotopes। अब देखिए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया बेटा, उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आधार पे रखा गया। तो जैसे हमारे पास आइसोटोप्स है क्या, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, 1H1 1H2 1H3। अब देखिए अगर इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, बढ़ रहा है, तो इनका पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ना। लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण मेंडलीफ ने क्या दिया, इनको सेम पोजीशन दिया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी क्या था, डिमेरिट था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, ये था, ये है ना। तो आइसोटोप्स were given same place in Mendeleev periodic table। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ आइसोबार। आइसोबार पॉइंट नंबर 3, क्या बेटा, आइसोबार। आइसोबार आइसोटोप्स का जस्ट उल्टा बेटा, ऐसे एलिमेंट विच हैव, द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अनुसार क्या होना चाहिए, इनका पोजीशन, एटॉमिक मास सेम है तो पोजीशन सेम होना चाहिए था, लेकिन इनको क्या किया गया, डिफरेंट पोजीशन दिया गया बेटा। एटॉमिक मास सेम होने के बावजूद, जैसे क्या हो गया, कार्बन C14 एंड नाइट्रोजन N14, ये है बेटा ना, अलग अलग एलिमेंट है ना, इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं था, इसलिए मेंडलीफ ने क्या किया, इनको पोजीशन अलग अलग दिया बेटा, इनको सेम पोजीशन पे नहीं रखा गया। आइसोबार्स were given different place in Mendeleev periodic table, ठीक है, टेबल, ठीक है बेटा। ये हो गया पॉइंट नंबर 4।
तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोबार्स को डिफरेंट पोजीशन दिया गया बेटा, ठीक है। अब देखिए सिमिलर एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, सिमिलर एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा, सिमिलर एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप एंड सेम एलिमेंट। पॉइंट नंबर 4 सिमिलर एलिमेंट were placed in different group, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप। जैसे क्या है, AG, AU एंड PT, ये सब क्या है बेटा, क्वाइन मेटल है बेटा। ये सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन इनको क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप में रखा गया। और पॉइंट नंबर 5 क्या है बेटा, कि डिसिमिलर एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, डिसिमिलर एलिमेंट dissimilar element were placed in same group, सेम ग्रुप में कैसे है बेटा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना। ये है ना बेटा, ये एक ग्रुप है, इसमें क्या किया क्या, Cu और Ag को रख दिया गया, Cu और Ag को इसी ग्रुप में, ठीक है। ये देखिए एल्कली मेटल है और ये कॉपर मतलब क्वाइन मेटल है, इनका कोई सिमिलरिटी ही नहीं है लेकिन इनको क्या किया गया, सेम ग्रुप में रख दिया गया। तो ये भी बेटा सबसे बड़ा दिक्कत था, इसका डिमेरिट था, ठीक है। इतना लिखिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 6, चलिए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या बेटा, सम हायर एलिमेंट, सम हायर एटॉमिक मास एलिमेंट, एटॉमिक मास एलिमेंट some higher atomic mass element placed where placed before lower atomic mass element। चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए बेटा, देखिए आर्गन है, आर्गन है और पोटेशियम है बेटा। आर्गन का कितना होता है 39 की 40, आर्गन का कितना होता है 40 और पोटेशियम का कितना होता है 39। ये है आर्गन, ये है पोटेशियम, इसका होता है 39। अगर हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19, और एटॉमिक मास तो सही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए था, इसको बाद में होना चाहिए था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अनुसार, क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है ज़्यादा, तो इसको होना चाहिए पोटेशियम के बाद, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसको पहले रख दिया गया बेटा। ये था। और कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट निकिल, ये दो एलिमेंट है बेटा। इसका एटॉमिक मास कितना था 58.9, इसका कितना था 58.2, ठीक है, 2 की 7, 58.7 है, ठीक है 7। तो
होना क्या चाहिए बेटा, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसको होना चाहिए यहाँ पे इसके बाद में, लेकिन क्या किया गया, कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकिल को बाद में। ये सब जो डिमेरिट्स है बेटा ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब गायब हो जाएंगे। अभी बस यहाँ तक देखते चलिए, उसके बाद आगे सब गायब हो जाएगा। अब देखिए, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड वेर नॉट स्पेसिफाइड। डिमेरिट्स नंबर 7, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड were not specified। ठीक है, ये हो गया। और पोजीशन पॉइंट नंबर 8 क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। इट कुड नॉट वेरिएबल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ओके बेटा, इतना है इसका डीमेरिट्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये भी एक डीमेरिट है। पॉइंट नंबर 9, पोजीशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल को इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफाई है कि राइट में क्या है नॉन मेटल और लेफ्ट में क्या है मेटल, और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है घटता है, ये सब है जो सब गायब हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इसमें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में बेटा ये याद रख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, कितने पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं बेटा। 6 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं बेटा। 6 पीरियड और 8 ग्रुप, ये याद रख लीजिएगा। 6 पीरियड और 8 ग्रुप मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, यहीं तक आज का क्लास रहेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।